हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूआईएस एकेडमी के ऑनलाइन क्लास में। आज हम कंप्यूटर के विकास पर चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हमारा वीडियो। जानते हैं कि कंप्यूटर का जो विकास है वो किस तरह से हम इसको बांट कर पढ़ेंगे। तो कंप्यूटर का विकास जो है हम तीन आधारों पर बांट कर पढ़ेंगे। पहला है हार्डवेयर के आधार पर, दूसरा कार्य पद्धति और तीसरा आकार के आधार पर हमको बांट कर पढ़ना है। तो पहला है हार्डवेयर के आधार पर, दूसरा है कार्य पद्धति के आधार पर और तीसरा है आकार के आधार पर। तो हार्डवेयर के आधार पर हम पीढ़ियों में बांटकर पढ़ते हैं, जैसे पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, चौथी पीढ़ी और पांचवी पीढ़ी। मतलब हार्डवेयर के आधार पर जैसे हार्डवेयर चेंज हो रहे हैं उस हिसाब से हम 5 पीढ़ियों में बांटकर पढ़ेंगे। 1942 से 55 का जो समय था, इस समय जो भी कंप्यूटर बनाए जाते थे उसको पहली पीढ़ी का कंप्यूटर कहा जाएगा। वैसे 1956 से 64 के समय जो कंप्यूटर बनाए जाएंगे ये दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर कहलाएंगे। 1965 से 74 का जो समय रहेगा, इस समय जो कंप्यूटर बनाए जाएंगे वो तीसरी पीढ़ी के। और वैसे 1975 से 89 तक का जो समय रहेगा, इस समय जो कंप्यूटर बनाए जाएंगे वो चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर कहलाएंगे। और 1989 से अब तक का जो कंप्यूटर बन रहा है ये पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर कहलाते हैं। तो इस तरह से हार्डवेयर के आधार पर 5 पीढ़ियों में हम बांट कर देखेंगे कि पहली पीढ़ी के कंप्यूटर की खासियत क्या थी, दूसरी पीढ़ी की क्या थी, तीसरी पीढ़ी की क्या थी, चौथी पीढ़ी की क्या थी, पांचवी पीढ़ी की क्या थी। उसके बाद हमको कार्य पद्धति के आधार पर बांट कर देखना है। तो इस आधार पर हम 3 भागों में बांटेंगे। पहला एनालॉग कंप्यूटर, कि एनालॉग कंप्यूटर कैसे थे, दूसरा डिजिटल कंप्यूटर, तीसरा हाइब्रिड कंप्यूटर। तो इसको भी हम क्लासिफिकेशन आज ही देखेंगे। उसके बाद आकार के आधार पर 4 भागों में बांटा जाता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर, दूसरा मिनी कंप्यूटर और तीसरा माइक्रो कंप्यूटर, चौथा है सुपर कंप्यूटर। तो इस तरह से मेन फ्रेम, मिनी, माइक्रो, सुपर ऐसे करके कंप्यूटर को बांटा जाएगा और कंप्यूटर का विकास हम देखेंगे, है ना। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हार्डवेयर के आधार पर कंप्यूटर का विकास। पहली पीढ़ी से पांचवी पीढ़ी तक में क्या चेंजेस आए ये देखना है। तो चलिए देखते हैं हार्डवेयर के आधार पर। हार्डवेयर के आधार पर आपको पहले 5 खंड बनाने होंगे। 5 खंड बनाकर हम इसको समझेंगे और पांचों खंड में पहली से पांचवी पीढ़ी लिख लीजिए। जैसे यहाँ पर हम लिखे पहली पीढ़ी, तो एक खंड बनाया हमने, ये हो गया दूसरी पीढ़ी। फिर एक खंड बनाया हमने, ये तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर इसमें लिखेंगे, चौथी पीढ़ी और पांचवी पीढ़ी। तो पहली पीढ़ी से पांचवी पीढ़ी के जो भी कंप्यूटर हैं उसमें सबसे पहले हमको समझना है कि निर्माण किन चीज़ों से होता है। तो पहली पीढ़ी के कंप्यूटरों का निर्माण याद रखेंगे निर्वात ट्यूब, किससे, निर्वात ट्यूब या वॉल्व, इसी को क्या कहा जाता है, वॉल्व। निर्वात ट्यूब या वॉल्व से सोचिए पहली पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे, आप ट्यूब या वॉल्व देखे होंगे, उससे बनाए जाते थे। निर्वात ट्यूब या वॉल्व से बनाए जाते थे पहली पीढ़ी के कंप्यूटर। दूसरे पीढ़ी के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया जाने लगा। किसका, ट्रांजिस्टर का, याद रखेंगे। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया जाने लगा। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में आईसी चिप का प्रयोग किया जाने लगा। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर और पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर में भी माइक्रो प्रोसेसर। अब समझना हमको ये है, जैसे हमने ये पढ़ा कि ट्रांजिस्टर, तो ट्रांजिस्टर की खोज कब हुई, किसने की। ट्रांजिस्टर की खोज 1947 में, याद रखेंगे। ट्रांजिस्टर की खोज 1947 में वार्डिन, साकले और ब्रेटन 3 लोगों ने मिलकर इसकी खोज की। ठीक है, सेमीकंडक्टर ट्रांजिस्टर कहते हैं इसको। क्या कहते हैं, सेमीकंडक्टर ट्रांजिस्टर। इसकी खोज साकले, वार्डिन और ब्रेटन, इन तीनों ने मिलकर 1947 में की। वैसे ही आईसी चिप जो है, आईसी चिप, इसकी खोज 1958 में, इसकी खोज 1958 में किल्बी, कौन, किल्बी और नोई, 2 लोगों ने किया, किल्बी और नोई। उसके बाद माइक्रो प्रोसेसर, इसकी खोज 1971 में, माइक्रो प्रोसेसर की खोज 1971 में हॉफ ने की, याद रखना हॉफ।
तो इस तरह से सेमीकंडक्टर ट्रांजिस्टर, आईसी चिप, माइक्रो प्रोसेसर हमको याद हो गया। इससे हमको ये समझ में आ गया कि पहली से पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर का निर्माण कैसे किया जाता था। ठीक है, दूसरा हमको देखना है कि इसमें स्टोरेज क्या प्रयोग होता था। स्टोरेज के लिए पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में पंच कार्ड का प्रयोग होता था। तो पंच कार्ड क्या चीज है, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, है ना। तो वहां से आप देख सकते हैं पंच कार्ड क्या चीज है, या फिर पेपर टेप, है ना। पेपर टेप का प्रयोग किया जाता था यहाँ स्टोरेज के लिए। ठीक है, लेकिन होता क्या था समझना, पंच कार्ड का स्टोरेज का प्रयोग कर रहे हैं। अब आप कोई फाइल सेव कर रहे हैं, या मैं जनरली आपको आपके मोबाइल का एग्जांपल देता हूं कि आपने एक फोटो खींचा, उसको सेव होने में 1 घंटे का समय लग गया, और दूसरा फोटो जब आप खींच रहे हैं तो 1 घंटे बाद आपका दूसरा फोटो खिंचा रहा है। जैसे आप अभी फोटो क्लिक करते हो तुरंत सेव हो जाता है, लेकिन उस समय ऐसा होता था, समझ लो कि एक फाइल सेव करना है तो 1 घंटा लग रहा है सेव करने में। मतलब स्टोरेज इतना स्लो था कि दिक्कत होता था, है ना, चलाने में कंप्यूटर को। उससे अच्छा इंसान खुद से गणना कर लेता। तो क्या किया गया, दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों में चुंबकीय जो उपकरण थे, चुंबकीय स्टोरेज उपकरण, इनका प्रयोग किया जाने लगा, जिसको मैग्नेटिक डिस्क या मैग्नेटिक टेप कहते हैं। क्या कहते हैं, मैग्नेटिक डिस्क या मैग्नेटिक टेप। तो इसका प्रयोग किया जाने लगा दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों में। ठीक है, तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में इसी की क्षमता बढ़ाई गई, मैग्नेटिक डिस्क और मैग्नेटिक टेप की क्षमता बढ़ाई गई, और एक टर्म लाया गया जिसको रैम कहते हैं। आप इसके बारे में जानते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी कहा जाता है। तो इसके कारण तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों में गति भी तीव्र हुई, गति बढ़ी। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटरों में क्या प्रयोग किया जाने लगा, तो सेमीकंडक्टर मेमोरी का प्रयोग किया जाने लगा। सेमीकंडक्टर मेमोरी, है ना, अब मेमोरी बनने लग गए। ठीक है, तो सेमीकंडक्टर मेमोरी का प्रयोग किया जाने लगा, जिससे रैम की गति, रैम के कारण गति और भी तीव्र हो गई। इसके बाद पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर में ऑप्टिकल डिस्क का प्रयोग किया जाने लगा। ऑप्टिकल डिस्क में आप सीडी ड्राइव, डीवीडी ड्राइव, ब्लू रे, ये सब देखते हैं, है ना। तो ये सब के कारण गति और भी बढ़ गई। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि स्टोरेज के लिए क्या प्रयोग किया जाने लगा। निर्वात ट्यूब, ट्रांजिस्टर, आईसी चिप, माइक्रो प्रोसेसर, यहाँ पे माइक्रो प्रोसेसर लिख रहा है। तो आपके मन में आ रहा होगा कि ये दोनों माइक्रो प्रोसेसर है, दोनों में अंतर क्या है। देखो अंतर क्या है, यहाँ पर चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में जो माइक्रो प्रोसेसर प्रयोग होता था उसको LSI कहते थे या VLSI कहते थे, लेकिन पांचवी पीढ़ी के जो कंप्यूटर में उसमें जो माइक्रो प्रोसेसर यूज होता था उसको ULSI या SLSI कहा जाता था। ये LSI का सब में देखिए लास्ट में LSI लगा हुआ है। तो LSI का फुल फॉर्म अगर हम जान ले, LSI का फुल फॉर्म होता है लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। तो बाकी सब का फुल फॉर्म बन जाएगा। जैसे LSI मतलब लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, तो VLSI का मतलब क्या है, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। वैसे ULSI का मतलब क्या होगा, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। वैसे SLSI का मतलब होगा सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। तो इस तरह से लार्ज से वेरी लार्ज हुआ, फिर अल्ट्रा हुआ, फिर सुपर हो गया। मतलब स्पीड सोचिए, पांचवी पीढ़ी का कंप्यूटर जो हम चलाते हैं उसकी स्पीड कितनी रहती है। तो इस तरह से पांचवी पीढ़ी तक का कंप्यूटर किससे बनाया जाने लगा और स्टोरेज क्या प्रयोग किया जाने लगा, ये क्लियर हो गया हमारा। स्टोरेज के बाद हमको समझना है कि इसमें कौन कौन से सिस्टम प्रयोग होते थे, है ना। जैसे इसका एग्जाम्पल है ENIAC, IDVAC, ये सब मैंने पिछले वीडियो में बताया था, UNIVAC। ये सब कंप्यूटर जो बने थे शुरू में, ये जो है किसके एग्जाम्पल थे, पहली पीढ़ी के एग्जाम्पल थे, है ना। शुरुआती बने हैं ये सब कंप्यूटर। लेकिन आपको समझना है इस समय कंप्यूटर की गणना 1 मिली सेकेंड में होती थी। 1 मिली सेकेंड का मतलब होता है 10⁻³ सेकेंड, मतलब 1/10⁻³ का मतलब 1/1000 सेकेंड। मतलब 1 सेकंड का भी 1000वां हिस्सा, इतना कम समय लगता था गणना करने में। लेकिन जैसे ही आप दूसरी पीढ़ी में आते हो, दूसरी पीढ़ी में 1 माइक्रो सेकंड की स्पीड बढ़ गई, मतलब 10⁻⁻6 सेकंड। माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻6, मतलब 1/10⁻6 जीरो लगा देंगे यहाँ पर। 1/10 में क्या लगा देंगे, 1 में 6 जीरो, तो ये 6 जीरो लगाएंगे तो 1/10 लाख, मतलब 1 सेकंड का भी 10 लाखवां हिस्सा, इतना कम समय लगने लगा। जैसे हम तीसरी पीढ़ी में आते हैं तो यहाँ पर नैनो सेकंड का प्रयोग होने लगा। तो 1 नैनो सेकंड हो गई स्पीड, मतलब 10⁻⁻9 सेकंड। इसका मतलब 1/10⁻9 सेकंड।
सोचिए कितना स्पीड जो है बढ़ते जा रहा है, जैसे जैसे 10 के पावर में 0 बढ़ते जा रहा है वैसे ही क्या हो रहा है, गिनती बढ़ते जा रहा है। सेकंड जो है देखिए नीचे का चीज ये बढ़ रहा है, देखिए यहाँ पर पहले क्या था 3 था, फिर 6 जीरो हो गया, फिर 9 जीरो हो गया, तो नीचे का चीज बढ़ गया। तो इधर तो हमने लिखा है समय तो इतना होते जा रहा है ना, तो जैसे ही नीचे का चीज बढ़ता है ये घटता है, समय घटता है, उतना समय घटने का मतलब है उतना कम समय लगेगा गणना करने के लिए। जैसे पहले 1 घंटा लगता था एक वीडियो को, एक कैमरे के एक फोटो को सेव करने के लिए, जब दूसरी पीढ़ी आया तो इस समय कैमरा से जो फोटो खींचते थे तो आधा घंटा लगने लगा, अगली पीढ़ी में 5 मिनट लगने लगा, और आज आप 5वीं पीढ़ी में देखते हो 1 सेकंड लगता है बिल्कुल। तो मैं कैमरा एग्जांपल दे रहा हूं सिर्फ आपको, फाइल सेव करने का स्पीड है ये। इसके बाद 1 पिको सेकंड, तो देखो मिली मतलब 10 की घात -3, माइक्रो मतलब 10 की घात -6, नैनो मतलब 10 की घात -9, तो 3 3 दूनी 6, 3 3 9, तो ये हो जाएगा 3 चौक 12, तो 10 की घात 12 पिको सेकंड है ना, ये 1/10 की घात 12 सेकंड, और इसके बाद भी पिको ही समझ लो। तो इस तरह से क्या हो गया, आपको ये समझ में आ गया कि कंप्यूटर का गणना जो है, गणना किस तरह, गणना की जो स्पीड है वो कैसे बढ़ रहा है, स्पीड बढ़ रहा है, समय उतना ही कम लग रहा है। तो इस तरह से हमने निर्माण, स्टोरेज, गणना समझ लिया। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में हमने ENIAC, IDVAC, UNIVAC को देख लिया। इसके अलावा हमको समझना है कि दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग किया जाने लगा। किसका? बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। वैसे ही तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर में टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग किया जाने लगा। इसको अभी ध्यान रखेंगे, अभी आगे आएगा ये टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में आप ऑपरेटिंग सिस्टम में आप MS DOS, MS Windows, एप्पल OS, एप्पल ऑपरेटिंग सिस्टम देखते हो। पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर में आप देखते हो इंटरनेट, मेल, www, ये सब चीजें। चौथी पीढ़ी में हम LAN और WAN का भी विकास देखते हैं ना, नेटवर्क में हम LAN और WAN है ना, आप सुने होंगे LAN का नाम, लोकल एरिया नेटवर्क। तो LAN WAN का भी विकास हमको चौथी पीढ़ी के कंप्यूटरों से देखने को मिलता है। तो इस तरह से कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम प्रयोग हो रहे हैं ये हमको पता चल गया। अब हम समझेंगे भाषा, कौन सी भाषा किस पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग की जाती थी वो हम देखेंगे। तो इसके लिए एक खंड आप नीचे लिखिएगा, है ना, मैं एक खंड मिटा रहा हूं यहां पर ताकि मैं लिख सकूं। सबसे पहले आप समझेंगे कि 1952 में ग्रेस हॉपर नामक व्यक्ति ने एक भाषा का विकास किया जिसको असेंबली भाषा कहते हैं। क्या कहते हैं? असेंबली भाषा। ग्रेस हॉपर ने असेंबली भाषा का विकास किया, याद रखेंगे, असेंबली भाषा। तो ग्रेस हॉपर ने असेंबली भाषा का विकास कब किया? 1952 में, जिससे प्रोग्राम लिखना आसान हो गया, जिससे प्रोग्राम लिखना क्या हो गया? आसान हो गया। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों में IBM द्वारा विकसित कोबोल और फोरट्रान, इस भाषा का विकास हुआ। कोबोल मतलब कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, है ना, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेशन लैंग्वेज, इस भाषा का विकास हुआ। IBM का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, मैंने पिछले वीडियो में भी आपको इसको बताया था, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। कोबोल कॉमन बिजनेस ओरिएंटेशन लैंग्वेज, फोरट्रान फॉर्मूला ट्रांसलेशन, इस भाषा का विकास किया गया। जबकि तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में PL1, पास्कल और बेसिक, इन लैंग्वेज का विकास हुआ। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में C लैंग्वेज, आप जानते हैं C लैंग्वेज, आपने सुना भी होगा, C लैंग्वेज, C++। तो C लैंग्वेज, C भाषा का प्रयोग चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में और पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर में भी यही प्रयोग हो रहा है, C भाषा का प्रयोग। तो इस तरह से भाषा को लेकर हमने समझ लिया कि कौन सी पीढ़ी में कौन सी भाषा का प्रयोग हो रहा है। ठीक है, हमने निर्माण देखा, स्टोरेज देखा, गणना देखा, गणना का स्पीड, एग्जाम्पल देखा, कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम लग रहे हैं ये देखा, और क्या देखा? भाषा को देखा कि कौन सी भाषा, है ना, कौन सी भाषा किस पीढ़ी में कंप्यूटर में प्रयोग किया जा रहा है। तो देखो, आप जब कोई बुक पढ़ोगे तो आपको पहली से पांचवी पीढ़ी में बहुत सारी चीज पढ़ने को मिलेगी। तो हर चीज पढ़ना जरूरी नहीं है, उससे हर चीज से क्वेश्चन बनता नहीं है, नेसेसरी नहीं है सब कुछ पढ़ना। लेकिन यहाँ पर जो मैं आपको बता रहा हूँ इतना आपको याद रहना चाहिए, इससे क्वेश्चन बनता है।
ठीक है। इसके बाद ये हार्डवेयर के आधार पर हो गया ना। इसके बाद हमको कार्य पद्धति के आधार पर पढ़ना है कि कार्य पद्धति के आधार पर कंप्यूटर को कितने भागों में बांटा गया। तो अभी मैंने आपको बताया 3 भाग, एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। तो समझते हैं कार्य पद्धति के आधार पर जो एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड कंप्यूटर है इसका क्या खासियत है। तो देखिए इसके लिए खासियत आपको समझना होगा कि कार्य पद्धति, पहले आप हेडिंग बना लीजिए और इसके बाद इसको 3 खंडों में बांट दीजिए कॉपी, है ना। पहले खंड में आप लिखिए एनालॉग कंप्यूटर, दूसरे में लिखिए आप डिजिटल कंप्यूटर और तीसरे में आप लिखिए हाइब्रिड कंप्यूटर। 3 तरह से हमने लिख लिया, एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड कंप्यूटर। एनालॉग में आपको समझना है कि समय, इसमें ध्यान देना, समय के साथ बदलने वाले भौतिक राशि जो है ना, समय के साथ बदलने वाले भौतिक राशि, शॉर्ट में समझिए बिल्कुल, समय के साथ बदलने वाले भौतिक राशि को ही एनालॉग राशि कहा जाता है। समय के साथ बदलने वाले भौतिक राशि को ही एनालॉग राशि कहा जाता है। जैसे देखिए एग्जाम्पल हम देखते हैं, घड़ी है ना, टाइम के साथ देखिए मिनट का काटा, आवर का काटा जो है बदलते रहता है। आप जो गाड़ियों में जो स्पीडोमीटर लगा होता है, स्पीडोमीटर मतलब स्पीड जो बताता है, उसमें देखिए काटा, उसमें तो अब डिजिटल हो गया है बहुत सारी गाड़ियों में, लेकिन बहुत सारी गाड़ियों में आज भी जो है स्पीडोमीटर ही लगा होता है ना, डिजिटल नहीं लगा होता है, एनालॉग लगा होता है। तो देखिएगा उसमें जैसे ही आप एक्सीलरेटर दबाते हैं स्पीड बढ़ता है। तो वो जो एग्जाम्पल है समय के साथ बदलने वाला एग्जाम्पल, उसी को एनालॉग राशि कहते हैं। एनालॉग कंप्यूटर अत्यंत धीमे होते हैं, याद रखना, एनालॉग कंप्यूटर अत्यंत धीमे होते हैं, इसलिए इसका प्रयोग अब नहीं होता है। अब एनालॉग कंप्यूटर अब नहीं बनाए जाते हैं क्योंकि इसका बहुत धीमी गति से काम करते थे ये। अब जो है एनालॉग के रूप में आप घड़ी को देख सकते हैं, वाहनों में लगे मीटर को देख सकते हैं, वो एनालॉग कंप्यूटर का ही उदाहरण है। डिजिटल कंप्यूटर का मतलब आप जानते हैं 0 या 1, 0 या 1 लिख दिया मतलब ये कौन सा सिस्टम है, तो ये बाइनरी सिस्टम है। और बाइनरी सिस्टम जो है, बाइनरी प्रणाली, इसकी गति बहुत तेज होती है ना। आज के अधिकांश कंप्यूटर जो हैं वो डिजिटल कंप्यूटर के ही उदाहरण हैं। रक्षा हो, अनुसंधान हो, हर जगह डिजिटल कंप्यूटर का ही प्रयोग किया जाता है। तो याद रखेंगे बाइनरी प्रणाली पर आधारित कंप्यूटर को डिजिटल प्रणाली कहते हैं, डिजिटल कंप्यूटर कहते हैं। इसकी गति तीव्र होती है, ये धीमे से, ये तीव्र से। हाइब्रिड बहुत आसान है। हाइब्रिड में आपको याद रखना है कि हाइब्रिड कंप्यूटर एनालॉग प्लस डिजिटल, अगर दोनों को मिला दिया जाए, एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर को, तो एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर दोनों को मिलाकर हाइब्रिड कंप्यूटर बनाया जाता है। ठीक है, तो अब हाइब्रिड कंप्यूटर का यूज कहाँ है, तो जैसे रक्षा के क्षेत्र में है, अस्पतालों में है, ये सब में हाइब्रिड कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। कारण क्या है, देखिए डिजिटल कंप्यूटर जो है प्रोसेसिंग को, डेटा प्रोसेसिंग को फास्ट कर देता है, और एनालॉग कंप्यूटर जो है वो इनपुट आउटपुट के लिए बहुत अच्छा चीज़ है। एनालॉग को इनपुट आउटपुट के लिए बहुत अच्छा माना जाता है और डिजिटल चीज को प्रोसेसिंग के लिए। तो इनपुट आउटपुट एनालॉग के थ्रू हो जाएगा और प्रोसेसिंग जो गणना है, फास्ट गणना बिल्कुल, वो डिजिटल के थ्रू हो जाएगा। तो इस तरह से कार्य पद्धति के आधार पर काम करने के हिसाब से कंप्यूटर को 3 भागों में बांटा गया, एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। इसके बाद हमको समझना है आकार के आधार पर। तो आकार के आधार पर कितने भागों में बांटा जाता है कंप्यूटर को, 4 भागों में। मैंने आपको अभी बताया आकार के आधार पर 4 भागों में कंप्यूटर को बांटा गया है। आकार के आधार पर इस तरह से 4 भागों में बांट लेना है आपको। पहला है मेन फ्रेम कंप्यूटर, दूसरा है मिनी कंप्यूटर, तीसरा है माइक्रो कंप्यूटर और चौथा है सुपर कंप्यूटर। तो इस तरह से आकार के आधार पर हमको बांट कर देखना है, जिसमें हम सबसे पहले मेन फ्रेम कंप्यूटर को देखते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर कैसा होगा आप सोचिए। मेन फ्रेम कंप्यूटर ऐसा है कि घर में आपके जो अलमारी है उतना बड़ा कंप्यूटर है, आप समझ लीजिए। तो इतना बड़ा कंप्यूटर आप कहीं बीचों बीच रख सकते हैं, किसी भी ऑफिस के या किसी किनारे में आप रख देंगे, जिसमें ये CPU होगा, ठीक है, एक तरफ डिस्क ड्राइव्स होंगे, एक तरफ टेप ड्राइव होगा, और सबको मिलाकर एक कंप्यूटर बनेगा, अलमारी जितना बड़ा है, आप समझ लीजिए। और इसके साथ, इस कंप्यूटर के साथ आप क्या कर सकते हैं, टर्मिनल जोड़ सकते हैं, बहुत सारे टर्मिनल जोड़ने का मतलब ये है कि एक टर्मिनल से एक मॉनिटर और कीबोर्ड जुड़ा हुआ है, दूसरे टर्मिनल से फिर एक मॉनिटर और कीबोर्ड जुड़ा हुआ है, तीसरे टर्मिनल से फिर एक। तो ऐसे बहुत सारे टर्मिनल आप जोड़ सकते हैं। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये है कि मेन फ्रेम कंप्यूटर से एक समय में बहुत सारे व्यक्ति काम कर सकते हैं, एक समय में बहुत सारे व्यक्ति एक साथ काम कर सकते हैं। इसका प्रयोग आपका रेलवे, रक्षा, अनुसंधान, ये सब में होता है, रेलवे आरक्षण में होता है। जैसे देखते हैं वहाँ जैसे ही कंप्यूटर चालू करते हैं सब में एक जैसा काम होता है ना।
डाटा प्रोसेस करने में जैसे एक कंप्यूटर ने क्या किया, किसी का टिकट बुक कर दिया किसी सीट को, तो दूसरा कंप्यूटर अपने आप समझ जाता है, ये दूसरा टर्मिनल उसमें अपने आप वो लोड हो जाता है कि पहला टिकट बुक हो चुका है। ये कैसे पता चलता है, तो सारे कंप्यूटर, सारे टर्मिनल जो है वो मेन कंप्यूटर से एक केंद्रीय कंप्यूटर से जुड़े होते हैं और यहाँ से डेटा प्रोसेस होता है। मतलब इस कंप्यूटर से डाटा इसमें भेजने की जरूरत नहीं है, इससे इसमें भेजने की जरूरत नहीं है, सब डाटा कहाँ जाता है, मेन केंद्रीय कंप्यूटर में जाता है और वहां से सबको दिखता है। तो इस तरह से समय की बचत होती है, डाटा प्रोसेसिंग में तीव्र गति से होता है, मतलब बहुत तेज गति से कार्य करने वाले कंप्यूटर है मेन फ्रेम कंप्यूटर, लेकिन जगह ज्यादा लेता है, याद रखेंगे मेन फ्रेम कंप्यूटर। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, अभी मैंने उस समय बताया था आपको, है ना, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम पर कार्य करता है कौन, मेन फ्रेम कंप्यूटर। 32 बिट या 64 बिट पर कार्य करता है मेन फ्रेम कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर के बारे में समझते हैं, तो मिनी कंप्यूटर को 1965 में DEC के द्वारा बनाया गया था, डिजिटल इक्विपमेंट कॉर्पोरेशन। मिनी कंप्यूटर मेन फ्रेम कंप्यूटर का छोटा भाई है, मतलब मेन फ्रेम कंप्यूटर से छोटा होता है, लेकिन माइक्रो कंप्यूटर का बड़ा भाई है, मतलब माइक्रो से बड़ा होता है। मेन फ्रेम से छोटा होता है लेकिन माइक्रो से बड़ा होता है। ये भी क्या करता है, तो इसमें भी बहुत सारे लोग एक साथ काम कर सकते हैं, इसकी भी गति तीव्र होती है, तो ज़्यादा कुछ इसमें क्वेश्चन बनता नहीं है। माइक्रो कंप्यूटर देखते हैं, तो माइक्रो कंप्यूटर का विकास कब हुआ, 1970 से हुआ माइक्रो कंप्यूटर का विकास। ठीक है, माइक्रो कंप्यूटर में हम क्या देखते हैं, तो माइक्रो कंप्यूटर में 8, 16, 32, 64 बिट के सभी प्रकार के जो है प्रोसेसर इसमें लगे होते हैं। माइक्रो कंप्यूटर माइक्रो प्रोसेसर बनाया जाएगा। इसमें आप पर्सनल कंप्यूटर देखते हैं, पर्सनल में आप डेस्कटॉप देखते हैं, लैपटॉप देखते हैं, टैबलेट, स्मार्टफोन, ये सब माइक्रो कंप्यूटर के अंतर्गत आते हैं। आपको कमेंट करके बताना है कि माइक्रो कंप्यूटर, विश्व का पहला माइक्रो कंप्यूटर कौन सा। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया है कि विश्व का पहला माइक्रो कंप्यूटर कौन सा बनाया गया था, तो याद रखेंगे, आपको कमेंट में करके बताना है कि विश्व का पहला माइक्रो कंप्यूटर कौन सा बनाया गया था। ठीक है, तो ये माइक्रो कंप्यूटर हो गया हमारा। उसके बाद हम सुपर कंप्यूटर की बात करते हैं। देखिए, सुपर कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर मतलब आप समझते हो, जैसे नाम सुनते हैं हम सुपर कंप्यूटर, अपने आप दिमाग में आ जाता है कि बहुत तेज गति से, अत्यंत तीव्र गति से कार्य करने वाले कंप्यूटर होंगे सुपर कंप्यूटर, है ना। साइज में भी बड़े होंगे, आकार में भी बड़े होंगे। तो इन सब में आकार में सबसे छोटा कौन होता है, माइक्रो होता है। ठीक है, इसके सुपर कंप्यूटर में भी एक साथ बहुत सारे लोग काम कर सक रहे होंगे, है ना। सुपर कंप्यूटर में आपको याद रखना कि विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर, विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर क्रे रिसर्च कंपनी के द्वारा बनाया गया था। किसके द्वारा, क्रे रिसर्च कंपनी के द्वारा बनाया गया था। इस कंपनी को स्थापित करने वाले व्यक्ति थे सेमर क्रे। कौन थे, सेमर क्रे। तो विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर क्रे रिसर्च कंपनी ने बनाया था और इस कंपनी को स्थापित करने वाले व्यक्ति थे केमर क्रे। इसीलिए सुपर कंप्यूटर का जन्मदाता जो है वो सेमर क्रे को कहा जाता है। जैसे कंप्यूटर का जनक हम किसे पढ़ते हैं, चार्ल्स बेबेज को, लेकिन सुपर कंप्यूटर का जन्मदाता सेमर क्रे को जाना जाता है, सेमर क्रे को माना जाता है। तो इस तरह से विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर हो गया। आज जो है सुपर कंप्यूटर जो है ना, इसको सुपर कंप्यूटर को जो स्पीड है उसको फ्लॉप्स में मापा जाता है। फ्लॉप्स का फुल फॉर्म है फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकेंड, ये फ्लॉप्स का फुल फॉर्म है। और फ्लॉप्स से आज जो है स्पीड मापी जाती है। 500 फ्लॉप्स तक के कंप्यूटर जो है, 500 टेरा फ्लॉप्स तक के कंप्यूटर अमेरिका, चीन, जापान के पास है, 5 देशों के पास है, भारत के पास भी है ना। तो देखते हैं, अब भारत भी उन देशों में शामिल हो गया है। जैसे एक पेटा फ्लॉप्स लिखा है, तो इस स्पीड के कंप्यूटर को 10 की घात 15 फ्लॉप्स बोलते हैं। मतलब एक पेटा फ्लॉप्स बराबर 10 की घात 15 फ्लॉप्स होता है। वैसे एक टेरा फ्लॉप्स बराबर 10 की घात 12 फ्लॉप्स होता है। तो ये टेरा फ्लॉप्स वाले कंप्यूटर हमने बनाया है, भारत ने बनाया है। तो चलिए भारत में सुपर कंप्यूटर के बारे में देखते हैं। तो भारत में सुपर कंप्यूटर, सबसे पहले हम जानेंगे कि भारत का पहला सुपर कंप्यूटर जिसको 1980 में बनाया गया था, जिसका नाम है फ्लो सॉल्वर भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है जिसको 1980 में बनाया गया था। इसको बनाया था नॉल ने। नॉल कहाँ है, तो बेंगलुरु में है।
नॉल कहाँ है? बेंगलुरु में है। नॉल का फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स लिमिटेड। नेशनल एरोनॉटिक्स लिमिटेड नॉल ने पहला सुपर कंप्यूटर भारत का बनाया जिसको फ्लो सॉल्वर कहते हैं। उसके बाद 1991 में परम नामक सुपर कंप्यूटर, परम 8000 नामक सुपर कंप्यूटर सीडेक ने बनाया, है ना। सीडेक पुणे, सीडेक कहाँ है? पुणे में। जैसे नॉल बेंगलुरु में है वैसे सीडेक पुणे में है। तो सीडेक सेंटर फॉर डेवलपमेंट एडवांस कंप्यूटिंग, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, याद रखेंगे, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग पुणे ने परम 8000, है ना। परम भारत द्वारा विकसित किया, सीडेक द्वारा विकसित किया गया पहला सुपर कंप्यूटर था, है ना। मतलब सीडेक द्वारा विकसित किया गया पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 है। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर जो है वो फ्लो सॉल्वर है। तो इस तरह से परम, अब तो परम नाम से जितने भी परम युवा 2, परम 10000 जितने भी कंप्यूटर हैं ये सब सीडेक बनाता है। मतलब सीडेक जो कंप्यूटर बनाता है, सुपर कंप्यूटर बनाता है, उसका नाम है परम। जबकि आपको याद रखना है कि पेस, एक है पेस, है ना, और एक है अनुपम। अनुपम नामक सुपर कंप्यूटर बार्क बनाता है ना। बार्क महाराष्ट्र में है। बार्क का फुल फॉर्म क्या है ये आपको कमेंट करके बताना है, बार्क का फुल फॉर्म, ठीक है। बार्क अनुपम सीरीज के सुपर कंप्यूटर बनाता है, जबकि पेस सीरीज का सुपर कंप्यूटर अनुराग कंपनी है, अनुराग हैदराबाद। तो जिस तरह से फ्लो सॉल्वर नॉल बेंगलुरु बनाता है, परम कंप्यूटर सीडेक पुणे बनाता है, अनुपम सीरीज का कंप्यूटर बार्क महाराष्ट्र बनाता है, वैसी पेस जो है वो अनुराग हैदराबाद बनाता है। तो इस तरह से आपको सुपर कंप्यूटर दिख रहा है। तो आपने मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर के बारे में समझ लिया, है ना। मेन फ्रेम कंप्यूटर आपने समझ लिया, रेलवे आरक्षण ये सब में कैसे प्रयोग किया जाता है। मिनी कंप्यूटर डीईसी ने बनाया था 1965 में, माइक्रो कंप्यूटर 1970 में इसका विकास चालू हुआ। और आज जो हम हाथ में लेकर या घर पे जो यूज होते हैं, घर, ऑफिस, स्कूल, ये सब जगह जो है माइक्रो कंप्यूटर का यूज किया जाता है। सुपर कंप्यूटर आकार में भी बड़े होते हैं। सबसे तेज गति से कार्य करने वाले कंप्यूटर है फ्लॉप्स। इसकी गति जो है वो फ्लॉप्स में मापी जाती है। एकदम इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखेंगे फ्लॉप्स। तो एक पेटा फ्लॉप्स बराबर 10 की घात 15 फ्लॉप्स और एक टेरा फ्लॉप्स बराबर 10 की घात 12 फ्लॉप्स होता है ना। तो अभी तक 500 टेरा फ्लॉप्स तक के भी कंप्यूटर बनाए जा चुके हैं। तो आपको याद रखना है सुपर कंप्यूटर को लेकर इतनी सारी चीजें। अब मिनी कंप्यूटर में हमने जो पर्सनल कंप्यूटर, डेस्कटॉप, लैपटॉप, टैबलेट, स्मार्टफोन ये सब पढ़ा है, इसका कुछ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। जैसे जो पर्सनल कंप्यूटर है, तो पर्सनल कंप्यूटर में आपको ये याद रखना है कि इसे डेस्कटॉप कंप्यूटर भी कहा जाता है। मतलब पर्सनल कंप्यूटर को ही डेस्कटॉप कंप्यूटर कहा जाता है। इसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो मल्टीटास्किंग वाला होता है। जैसे कि आप जानते हैं कि इसको बनाने वाले बहुत सारे कंप्यूटर हैं, कंपनियां जैसे लेनोवो आपने देखा होगा, एप्पल देखा होगा, कॉम्पैक, HCL, IBM, ये सब डेस्कटॉप बनाने वाली कंपनी है। इसका प्रयोग घर में किया जाता है। कंप्यूटर जो पर्सनल कंप्यूटर है, इसका सबसे पहले विकास 1981 में हुआ था, जिसमें माइक्रो प्रोसेसर 8088 का प्रयोग किया गया था, है ना। सबसे पहले पीसी बोलते हैं ना, पर्सनल कंप्यूटर, इसका विकास जो है 1981 में हुआ था। और इसमें जो माइक्रो प्रोसेसर लगा था उसको 8088 बोलते हैं, ठीक है। इसमें हार्ड डिस्क ड्राइव लगाकर इसकी क्षमता बढ़ाई जा सकती है, आप जानते हैं। तो इस तरह से पर्सनल कंप्यूटर का आपको कुछ पर्सनल कंप्यूटर में आपको याद रखना है। वर्तमान में जो पर्सनल कंप्यूटर यूज हो रहा है उसको PC-80 कहा जाता है। PC-80 का मतलब है पर्सनल कंप्यूटर एडवांस टेक्नोलॉजी। तो ये 1984 में एक नया माइक्रो प्रोसेसर लाया गया जिसका नाम है 80286। पहले 8088 प्रयोग होता था, फिर 80286 माइक्रो प्रोसेसर से क्या किया जाने लगा, PC-80 बनाने लगा। और आज जो आप कंप्यूटर चलाते हैं वो पर्सनल कंप्यूटर एडवांस टेक्नोलॉजी का ही नाम है। तो ये हो गया पर्सनल कंप्यूटर। इसके बाद देखेंगे कि वर्क स्टेशन क्या होता है। तो एक शक्तिशाली पर्सनल कंप्यूटर को ही वर्क स्टेशन कहा जाता है, जिसमें प्रोसेसिंग क्षमता बहुत ज़्यादा होती है, भंडारण स्टोरेज बहुत ज़्यादा होता है, डिस्प्ले बहुत बेहतर होता है, एक बार में एक ही व्यक्ति कार्य कर सकता है इस पर। वैज्ञानिक, इंजीनियरिंग, भवन निर्माण, ये सब क्षेत्रों में वर्क स्टेशन का प्रयोग किया जाता है।
अब अगला जो हमारा है वो नोटबुक कंप्यूटर या लैपटॉप कंप्यूटर है। समझते हैं नोटबुक कंप्यूटर या लैपटॉप कंप्यूटर क्या है। तो नोटबुक कंप्यूटर ऐसे कंप्यूटर को कहा जाता है जिसको ब्रीफ केस में रखकर कहीं भी ले जाया जा सकता है। आप अपने बैग में रखकर कहीं भी ले जा सकते हैं। इसका प्रयोग गोद में होता है, गोद को लैप कहा जाता है, LAP, है ना। तो गोद के ऊपर रखते हैं, इसीलिए इसको नाम क्या पड़ गया, लैपटॉप कंप्यूटर पड़ गया। लैपटॉप कंप्यूटर का विकास एडम ऑसबर्न द्वारा 1981 में किया गया था। मतलब लैपटॉप को किसने बनाया, एडम ऑसबर्न ने 1981 में बनाया। इसमें एक मुड़ने योग्य LCD लगी होती है, कीबोर्ड होता है, टच पैड होता है, आप जान रहे हैं, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, CD ड्राइव, DVD ड्राइव, अन्य पोर्ट, बहुत सारी चीजें होती है। वाईफाई लगा होता है, ब्लूटूथ लगा होता है, वाईफाई के थ्रू, ब्लूटूथ के थ्रू आप इंटरनेट से इसको जोड़ सकते हैं। तो इस तरह से लैपटॉप के पॉइंट में आपको याद रखना है कि लैपटॉप का विकास एडम ऑसबर्न द्वारा 1981 में किया गया था। अब हम पढ़ेंगे नेटबुक। देखिए नोटबुक अलग होता है और नेटबुक अलग होता है ना। नेटबुक जो है वो लैपटॉप कंप्यूटर का लघु संस्करण है। नेटबुक क्या है, लैपटॉप कंप्यूटर का लघु संस्करण है। जैसे देखते हैं हम, जैसे दो टर्म है, एक है इंटरनेट और एक है नोटबुक। तो इंटरनेट का नेट निकाल लीजिए और नोटबुक का बुक निकाल लीजिए, ये दोनों को मिलाकर क्या बना दिया गया, नेटबुक बना दिया गया। तो नेटबुक हमको समझ में आया कि नेटबुक जो है ये जो लैपटॉप होता है इसका ही छोटा भाई है। इसका ही क्या है, ये छोटा भाई है जिसको नेटबुक कहा जाता है। याद रखेंगे NETBOOK, नेटबुक, है ना। ये लैपटॉप का ही छोटा भाई है। नेटबुक का प्रयोग इंटरनेट से जुड़े जितने भी काम हैं, जैसे www पर सर्फिंग करना, ईमेल भेजना, सोशल मीडिया का प्रयोग करना, वीडियो ऑडियो फाइल अपलोड करना, ये सब काम नेटबुक पर आसानी से किया जाता है। इसके बाद टैबलेट कंप्यूटर, आप जानते हैं कि टैबलेट कंप्यूटर कैसा होता है। तो टैबलेट आपने देखा ही है कि जैसे मोबाइल है तो उसका बड़ा भाई जो है वो टैबलेट है। एप्पल कंपनी का आईपैड एक टैबलेट कंप्यूटर का उदाहरण आप जानते हैं। उसके बाद पाम टॉप क्या होता है, तो पाम टॉप समझना है कि ये बहुत ही छोटा कंप्यूटर है जिसे हाथ में रखकर काम किया जा सकता है। इसे मिनी लैपटॉप भी कहते हैं। पाम टॉप क्या होता है, तो पाम टॉप एक छोटा कंप्यूटर है जिसे हाथ में रखकर कार्य किया जा सकता है। इसे मिनी लैपटॉप भी कहा जा सकता है। कीबोर्ड के जगह इसमें आवाज द्वारा इनपुट कार्य किया जाता है। मतलब इसमें कीबोर्ड नहीं होता है, आप जो बोलेंगे वही उसमें वो सुनकर काम करता है, ठीक है। तो ये एक मोबाइल के तरह भी काम करता है, लेकिन मोबाइल नहीं है पाम टॉप। उसके बाद है स्मार्टफोन। स्मार्टफोन आपको पता है कि स्मार्टफोन क्या है, तो स्मार्टफोन एक मोबाइल फोन होता है। स्मार्टफोन क्या होता है, एक मोबाइल फोन होता है। और मोबाइल फोन का आविष्कार किसने किया था, तो मार्टी ने किया था, ठीक है। तो इस तरह से हमने पर्सनल कंप्यूटर, डेस्कटॉप, लैपटॉप, टैबलेट और स्मार्टफोन के बारे में समझ लिया। नेटबुक क्या होता है इसके बारे में समझ लिया। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। कंप्यूटर का विकास जो है वो टॉपिक इस वीडियो में कवर होता है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।